नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में 1862 पढ़ा था, 61 पढ़ा था, सॉरी 1892 पढ़ा था। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको कह सकते हैं मार्लिमेंटो अधिनियम। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। अब देखो इसके क्वेश्चन में जो प्रश्न आते हैं यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी सुधार अधिनियम हैं या फिर भारत परिषद अधिनियम में जितने भी या फिर जितने भी एक्ट हैं, इनमें जो सबसे अति महत्वपूर्ण है जो परिषद अधिनियम और एक्ट हैं वो है 1909, 1919 और 1935, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे 1909 भारत का जो परिषद अधिनियम था, इसमें क्या खास था? इसमें चार बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो पहले क्या हुआ था जो विधान जो परिषद के जो सदस्य होते थे, यानी कि विधान परिषद के जो प्रतिनिधि होते थे, उनका चुनाव नहीं होता था। अब 1909 भारत के परिषद अधिनियम के तहत उनका प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि जनता के द्वारा चुनाव होने लगा। तो इसमें हम सबसे कहेंगे, सबसे पहले जो विधान परिषद के जो सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होने लगा। पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, मैंने बताया था पिछले एक्ट में, लेकिन यहाँ पे सुधार किया गया था 1909 भारत का परिषद अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव किया गया विधान परिषद के लोगों का। नंबर एक। नंबर दो पे प्रत्यक्ष चुनाव तो किया गया, लेकिन साथ साथ में जितना ये फायदा देते उससे डबल नुकसान देते थे भारतीय लोगों के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष चुनाव तो किया लेकिन सांप्रदायिक वाली बात फैला दी। कैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ इन्होंने सांप्रदायिक चुनाव की भी घोषणा कर दी थी। इसका मतलब यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो होगा किसी भी, और वो भी केवल मुस्लिम वर्ग के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। तो पृथक निर्वाचन नंबर दो, और वो भी किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। इसका मतलब क्या है पृथक निर्वाचन का मतलब? पृथक निर्वाचन का मतलब ये कि जहां पे अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां की सीट से केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता है, हिंदू कोई नहीं लड़ सकता। यानी कि कोई अन्य वर्ग का भी नहीं लड़ सकता, कोई ईसाई नहीं लड़ सकता है, कोई पारसी नहीं लड़ सकता है, कोई जैन नहीं लड़ सकता है, कोई और जैन कुछ भी कोई भी नहीं लड़ सकता है। यानी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। तो पृथक निर्वाचन का आप मतलब समझेंगे कि पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से केवल मुस्लिम ही, यानी कि मुसलमान ही चुनाव में हिस्सा ले सकता है, और कोई अन्य वर्ग ना तो वोट डाल सकता है और ना ही किसी प्रतिनिधि की सीट पर यानी कि खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए। तो ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उनका उनका जो सिद्धांत था, जिस मकसद को लेकर उन्होंने पृथक निर्वाचन की प्रणाली की व्यवस्था शुरू की, उनको उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो अपने मकसद में सफल रहे। कैसे हुए कि पृथक निर्वाचन में मुसलमानों को, जहां पे मुसलमानों का बाहुल्य क्षेत्र है, अन्य वर्ग को चुनाव नहीं लड़ेगा। अन्य वर्ग को चुनाव नहीं लड़ेगा कि जैसे कि वहां पर कोई अन्य वर्ग के लोग रह रहे हैं तो उनको ना तो चुनाव में हिस्सा मिलेगा और ना ही वो वोट डाल सकते हैं। वहां से जो जीतेगा वो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा, और जो भी जितना भी विकास होगा वो केवल अपने वर्ग के लिए करेगा, हिंदू के लिए नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक के बीज बो गए प्रथम निर्वाचन के द्वारा। तो सबसे पहले भारत में जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया वो बोया गया 1909 के भारत अधिनियम के द्वारा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। सबसे पहले जो भारत में इसके सांप्रदायिकता के बीज बोए गए, हिंदू मुसलमानों जो आपस में कड़वाहट उत्पन्न हुई उस यहाँ से हुई प्रथम निर्वाचन के द्वारा 1909 के द्वारा, और वही वो चाहते थे। तो यहाँ से उनकी क्या नीति दिखती है प्रथम निर्वाचन के द्वारा? पृथक निर्वाचन के द्वारा उनकी नीति दिखती है कि फूट डालो राज करो। जो फूट डालो राज करो का जो वाक्य तुमने कई बार सुना होगा, ये कहां से सुना? ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम से आया।
उनका बिल्कुल स्पष्ट मकसद था इसके तहत कि पृथक निर्वाचन प्रणाली चालू कर दी और फूट डालो राज करो। जब दो वर्गों के बीच में फूट होगी तो तीसरे को फायदा तो होना ही है। अब पृथक निर्वाचन तो ये दूसरी हो गई इसकी विशेषता। नंबर 3 पे क्या विशेषता हुई? नंबर 3 पे जो भारत की केंद्रीय परिषद थी, भारत की केंद्रीय परिषद थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम चेंज करके रख दिया गया औपनिवेशिक परिषद। अब इतना नुकसान तो कर ही दिया गया, परिषद का नाम चेंज कर दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी। अब इसका थोड़ा सा भारतीयों को रिझाने के लिए वो कम फायदा देते थे, 10% फायदा, हमें 90% अपना फायदा कर लेते थे। यानी कि हमारे लिए 10% फायदा देकर 90% नुकसान हमारा करते थे वो। तो चौथे में थोड़ा सा फायदा ये कर दिया, जो वायसराय की कार्यकारिणी जो थी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसमें क्या किया, उसमें एक भारतीय को प्रवेश किया गया, सबसे पहले दिया गया, यानी कि भारतीयों को प्रवेश करने का वादा किया गया और उसके बाद उन्होंने एक प्रवेश किया भी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता, कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा, प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा। तो ये क्वेश्चन, इसको यहां से ध्यान रखेंगे तुम। तो इसकी तुम 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसकी मुख्य काम था वो था फूट डालो राज करो, पृथक निर्वाचन फैलाना। सबसे मोस्ट काम इनका मकसद ये था, ये इनका टारगेट था इसको लाने का। अब चूंकि ये स्पष्ट तो दिखा ही नहीं सकते थे कि हम इस भारत का बुरा चाहते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई कि सभी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी, अब वहां पे देखो, और भारत की जो केंद्रीय परिषद थी उसका नाम औपनिवेशिक परिषद रख दिया गया। अब क्वेश्चन डीपली अगर पूछता है तो यहाँ से बनता है कि भारत की केंद्रीय परिषद का नाम औपनिवेशिक परिषद किस एक्ट के थ्रू रखा गया? तो किसके रखा गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत रखा गया। या फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत की केंद्रीय परिषद का नाम क्या रख दिया गया? तो क्या रख दिया गया? औपनिवेशिक परिषद। प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई? प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई? 1909 में। अब किसके लिए शुरू हुई? ये हुई थी प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन में विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के सीट के लिए, विधान परिषद के प्रतिनिधि के लिए। दूसरी बार पृथक निर्वाचन किया गया। तीसरी बार भारत की केंद्रीय परिषद का नाम औपनिवेशिक परिषद रख दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल भारतीय होने लग गए और सबसे पहले शामिल हो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल। और प्रथम जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा। तो ये आपका 1909 भारत का परिषद का अधिनियम का निचोड़ है। मेनली ये है फूट डालो राज करो, प्रथम निर्वाचन। अब हम देखेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का 1919 तो यहां पे देखेंगे इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1919 भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम। इंग्लिश की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990। तो यहां पे हम देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो 10 प्रमुख विशेषताएं हैं इस 1919 भारत सरकार अधिनियम की। अब 10 प्रमुख विशेषता आपको याद भी रखनी है।
और याद रखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द मैं आपको इस तरह से याद करवाऊंगा कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1919 को जो भारत प्रसाद अधिनियम था, यहाँ की इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता वो है प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की कोशिश। अंग्रेजों ने तो कहा था कि हमने उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी, लेकिन केवल वो कोशिश थी, उत्तरदायी शासन वास्तविक रूप में हुआ नहीं था। वो केवल भारत के चलते आंदोलनों के कारण, या भारतीय जब जब किसी राजनीतिक मुद्दा उठाते थे कि हमको न्याय चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो इन आवाजों को दबाने के लिए ये नए नए एक्ट लाते थे, और ऐसे एक्ट लाते थे हर बार थोड़ा संविधान बड़ा करके लाते थे कि हम भारत में अब संविधान नाले लग गए हैं, सबके लिए समान काम होंगे। तो थोड़ा भारतीयों को खुश रखने के लिए नए नए एक्ट पारित करते थे। तो यहाँ पे पारित किया गया 1919 भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें भारतीयों के लिए क्या क्या प्रावधान बताया था अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा था कि जो भारत के प्रांत हैं, प्रांत में हम उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी शासन नाम से स्पष्ट है, उत्तरदायी शासन से स्पष्ट है कि अगर वहां की जनता नाखुश है, अगर वहां पे कुछ उपद्रव हो रहे हैं या कोई अन्याय हो रहा है यहाँ पे, या फिर बजट का ठीक ठाक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी कि आम लोगों की परेशानियां जो हैं उनके प्रति सरकार जिम्मेदार रहेगी, ये उत्तरदायी शासन है। जैसे कि अब भारत में है, अगर ये भारत में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगी? सरकार जिम्मेदार रहेगी। सरकार यदि जिम्मेदार होगी तो ही मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार उन्होंने किया कि जो भी शासन भारत के प्रांतों में है, अब देखो पहले डायरेक्ट जो शासन हुआ करता था वो केंद्र से हुआ करता था, अब व्यवस्थाएं बना गई प्रांतों के हिसाब से। प्रांतों का मतलब हम कह सकते हैं राज्य। जैसे कि फिलहाल जो भारत में व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी कुछ बातें हमारे संविधान में अभी भी लागू है। यानी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम हमारे संविधान को बनाने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मददगार साबित हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसका 10% भाग केवल अच्छा रहा है, बाकी 90% भाग कोई अच्छा नहीं रहा। भारतीयों के लिए नुकसान है, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो केवल 10% ही अच्छी नीतियां लाते थे भारत के लोगों के लिए, 90% नीतियां ऐसी लाते थे जिससे उनका शोषण किया जा सके। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की उन्होंने जिम्मेदारी ली 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1919 भारत सरकार अधिनियम का थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो 1912 में भारतीय सचिव थे, 1912 में भारतीय सचिव थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने भारत की स्थिति का वहां पे आकलन किया, भारत आकर के वहां से ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से आकर जब स्थिति का आकलन किया तो उन्होंने सोचा कि भारत में संवैधानिक विस्तार करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, 5-6 साल अपना अध्ययन और रिसर्च करके 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, भारत के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ये चेम्सफोर्ड कहां से आ रहा है? ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, यानी कि कह सकते हैं हम गवर्नर जनरल वायसराय। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या फिर शॉर्ट में इसको कह सकते हैं मॉन्टफोर्ड, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। तो एग्जाम में आ सकती है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1918 में। किसके द्वारा की गई? मॉन्टेग्यू, सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा, जो भारतीय सचिव था, भारतीय जो सचिव था मॉन्टेग्यू, उसके द्वारा 1912 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है जो बता दिया। उसके बाद क्या हुआ था, अब ये रिपोर्ट भेज दी गई ब्रिटेन के लिए कि भारत में हम ये रिपोर्ट ब्रिटेन भेज दी गई कि भारत में हम इस तरह का संविधान शासन चाहते हैं, संवैधानिक सुधार हो भारत की व्यवस्थाओं के लिए।
तो ब्रिटेन की संसद ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया यानी कि स्वीकार किया और उन्होंने सुझाया कि ये रिपोर्ट जो मोंटेग्यू ने तैयार की है एकदम सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम इसको पारित करवाएंगे। तो उन्होंने 23 दिसंबर 1919 को यानी कि रिपोर्ट के प्रकाशित होने के एक साल बाद 23 दिसंबर 1919 को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। प्रकाशित इसको भारत में व्यापक रूप में या भारत में भौतिक रूप में संचालित करने की इसकी व्यवस्थाओं की जो वो है इसकी घोषणा कर दी। कब करी थी? 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? तो 30 दिसंबर 1919। आरएस के क्वेश्चन है, ऐसा ही है जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए, और भी यहां तक कि यूपीएससी लेवल तक यहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी लेवल में। और यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन बनते कहां से? यहीं से बनते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में 1990 और 1935। तो 23 दिसंबर 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे इसका जो पहला वो था, पहली विशेषता जो थी, सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब प्रांतों में एक तो उत्तरदायी शासन बताया था मैंने, और एक बताया था प्रांतों में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन का मतलब क्या? प्रांत जो थे यानी कि राज्य, उसके विषयों को, दो इंपॉर्टेंट किसी भी राज्य में विषय होते हैं। एक तो विषय होते थे आरक्षित विषय। आरक्षित का मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। और दूसरे विषय हुआ करते थे हस्तांतरित शासन की। अब तुम कहेंगे कि हस्तांतरित विषय क्या है और आरक्षित विषय क्या है? देखो, किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता इस प्रकार होती है, जैसे कि एक रेलवे विभाग है हमारा, तो ये भी एक विषय ही है। वन विभाग है, ये भी सरकार के लिए एक विषय ही है। परिवहन विभाग है, ये भी क्या है? एक विषय ही है। व्यापार विभाग है, ये भी क्या है? एक विषय ही है। प्रशासन विभाग, सारे के सारे विषय हैं। अब जो विषय इंपॉर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण हुआ करते थे, वो डायरेक्ट अधीन हुआ करते थे गवर्नर जनरल के पास। और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय थे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अधीन, उनको ही कहते हैं आरक्षित विषय, महत्वपूर्ण जो विषय थे। और ये किसके अधीन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल वायसराय। गवर्नर जनरल वायसराय। और तुम कहेंगे तो हस्तांतरित विषय किसके अधीन हुआ करते थे? हस्तांतरित विषय भी गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल वायसराय के। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या है? अंतर यह था कि गवर्नर जनरल के दो तरह के कार्यकारिणी सदस्य होते थे। कार्यकारिणी बैठक में या कार्यकारिणी, उसको जो मंत्रिमंडल था वो दो प्रकार का हुआ करता था। एक तो ऐसा हुआ करता था जो हस्तांतरित विषय थे, जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती थी अपने मंत्रियों के रूप में, जिनको जनता डायरेक्ट चुनती थी चुनाव लड़के, वो तो उनके अधीन थे हस्तांतरित विषय, यानी कि कम महत्वपूर्ण, जिनको जनता डायरेक्ट चुनती थी। तो यहाँ पे कम महत्वपूर्ण जो वाले विषय थे, निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के अधीन। निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के अधीन हुआ करते थे, जो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो विधानमंडल के प्रति
उत्तरदायी। कौन होते थे उत्तरदायी? ये होते थे विधान परिषद सदस्य। किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? विधान मंडल के प्रति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छोटे मोटे काम थे उनको केवल जनता के जो प्रतिनिधि थे छोटे मोटे कामों को वो करते थे, हस्तांतरित जो विषय थे। अगर उनमें भी कहीं कोई गड़बड़ी उन्होंने कर दी तो उनका उनके प्रति जवाबदेही देनी पड़ती थी उनको। किसमें? विधान मंडल में, कि क्यों गलत कर दिया, लेट क्यों हुआ है काम। जो भी उनसे अगर काम बिगड़ जाता था तो उनकी वहां पे विधान मंडल के द्वारा क्लास दी जाती थी, यानी कि विधान मंडल में उनको कारण स्पष्ट देने पड़ते थे। विधान मंडल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वो उत्तरदायी थे विधान मंडल में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम थे वो गवर्नर जनरल वायसराय की व्यक्तिगत एक मंत्रिमंडल था, जो किसके अधीन हुआ करता था? गवर्नर जनरल वायसराय। और इनको जनता नहीं चुनती थी, ये किसके द्वारा मनोनीत होते थे? मनोनीत होते थे किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। इनको वायसराय खुद चुनता था कि मेरे अंडर में ये काम करेंगे। और किनको चुनता था? वो अपने ही गोरे यानी कि अंग्रेज लोगों को सिलेक्ट करता था। यानी कि अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो पूरा प्रशासन था अब भारतीयों के लिए क्या दे दिया गया? जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके लिए क्या दे दिया गया? छोटे मोटे काम। इससे ऐसा लगा उनको कि इससे भारतीय खुश हो जाएंगे। और जितने के जितने सारे इंपॉर्टेंट काम थे, जितने भी जो पैसे के या धन संबंधी काम, जो इंपॉर्टेंट काम थे, वो सब फिर अपने ही अंडर में रखे। तो क्या फायदा हुआ इस एक्ट का? लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ भारत प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली तो शुरू कर ही दी 1909 में। अब क्या है कि थोड़ा बहुत ये अपने मंत्री पद पे आ जाएंगे तो भारतीय खुश हो जाएंगे और उसके बाद उनको छोटे मोटे काम पकड़ा देंगे। और जितने भी आरक्षित विषयों के काम थे जो महत्वपूर्ण हुआ करते थे वो व्यक्तिगत मंत्रिमंडल हुआ करता था, जो मनोनीत हुआ करते थे किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आरक्षित विषयों को कौन निपटारा करता था? यानी कि जो आरक्षित विषयों के काम थे उनको कौन बैन करता था? उनको करता था वायसराय की व्यक्तिगत मंत्रिमंडल परिषद, जो किसके द्वारा मनोनीत हुआ करते थे? वो मनोनीत हुआ करते थे वायसराय के द्वारा। वो ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या वो निर्वाचित थे? वो निर्वाचित नहीं हुआ करते थे, यानी कि उनको जनता नहीं चुनती थी। उनको कौन चुनता था? उनको चुनता था गवर्नर जनरल वायसराय। तो यहाँ पे तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों को। तो उसके बाद प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की, तो द्वैध शासन का मतलब यही है कि दो तरह का शासन, दोहरा। कम महत्वपूर्ण वाला काम मंत्रिमंडल करेंगे, जो भारत के चुने हुए प्रतिनिधि हुआ करते थे, और जो इम्पोर्टेंट काम है वो कौन करेंगे? इम्पोर्टेंट कामों को करेंगे साहब गवर्नर जनरल वायसराय के चुने हुए मंत्री। ये होगा, ये द्वैध शासन की व्यवस्था थी। उसके बाद हम देखेंगे पहली जो व्यवस्था है द्वैध शासन, और ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहेंगे द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1919 में। द्वैध शासन कौन से एक्ट के थ्रू लागू किया गया? 1919 भारत सरकार अधिनियम के। और एक और ध्यान रखना है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था और क्रियान्वयन कब हुआ था? और क्रियान्वयन यानी कि लागू कब किया गया? काम इसके तहत कब से शुरू होने गए? लागू किया गया था 1 अप्रैल 1921 से। 1 अप्रैल 1921 से, यानी कि 2 साल बाद। तो ध्यान रखना, पारित होने और लागू होने में दोनों की डेटों में अंतर है। पारित हुआ था 30 दिसंबर 1919 को और लागू हुआ था 2 साल बाद 1921 में, 1 अप्रैल को। तो पहली विशेषता यहाँ पे हो गई है इसकी। यहाँ पे हम दूसरी बात देखेंगे, जो दूसरी विशेषता है, दूसरा काम था केंद्रीय जो मंडल था भारत का केंद्रीय मंडल। जैसे कि अब भारत का केंद्रीय मंडल कौन होता है? जैसे कि लोकसभा के सदस्य मिलकर जो मंडल बनाते हैं वो केंद्रीय मंडल। तो भारत जो केंद्रीय मंडल था उस समय, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया केंद्रीय मंडल। नंबर 1 विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन। नंबर 2 देखेंगे केंद्रीय मंडल को
कितने भागों में बांट दिया गया? 200 भागों में। 2 भागों में कैसे बांटा? यानी कि जो अब व्यवस्था है ना भारत में, जिस हिसाब से मंडल की, उस हिसाब से बांटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्तमान में कौन कौन से नियम 1919 के भारत में काम आ रहे हैं। तो एक तो ये आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को 2 भागों में बांटा था, जो अभी भी लागू है भारत में वर्तमान में। कैसे इसको बांटा था? एक तो राज्यसभा में, जिसको बोलते हैं उच्च सदन, और एक बांटा था केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसको हम कहते हैं निम्न सदन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बांटा था, ये केंद्रीय सॉरी मंत्रिमंडल, ये विधानमंडल कह सकते हैं, केंद्रीय विधानमंडल। जो वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में, ध्यान रखेंगे, लोकसभा है। जो वर्तमान की लोकसभा है उसका उस समय 1909 एक्ट के द्वारा नाम हुआ करता था केंद्रीय विधानमंडल। और जो राज्यसभा है वो राज्यसभा ने, राज्य उसका परिषद नाम था, सॉरी ध्यान रखेंगे, राज्य परिषद, राज्यसभा अब कहते हैं राज्य परिषद। तो वहां से केंद्रीय मंडल को 2 भागों में बांट देगा, जो अभी हमारे वर्तमान में ये चीजें लागू है। केंद्रीय विधानमंडल को निम्न सदन और राज्य परिषद को क्या बोला करते थे? उच्च सदन बोला करते थे। तो इस हिसाब से, और जो केंद्रीय विधानमंडल और राज्य परिषद दोनों के ही प्रतिनिधि थे, वो किसके द्वारा चुने जाते थे? उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। यानी कि जनता के द्वारा जो अव्यवस्था है, दोनों ही सदन में प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो अभी भी दोनों सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता ही है, लेकिन उस समय भी दोनों प्रतिनिधियों के लिए, केंद्रीय विधानमंडल के लिए और राज्य परिषद के लिए, दोनों के लिए क्या किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा व्यवस्था की गई थी। कोई भी बिल पास करना होता था पहले, तो दोनों ही विधानमंडल, दोनों ही मंडलों से पास करना होता था, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य परिषद। आज भी ये व्यवस्था है कि दोनों मंडलों से पास करना है। तो ये काम तो उन्होंने अच्छा किया, मतलब जो वर्तमान में है उस तरह से किया था।